हेलो दोस्तों, आप सभी को एडुटेक विराट पॉइंट में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं भौतिकी का तापमान चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें तापमान के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का प्रयोग ज़रूर करें ताकि हमारे हर अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। टेम्परेचर, फर्स्ट में इसमें क्या पढ़ना है, हमें टेम्परेचर पढ़ना है। टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में पढ़ना है। हेडिंग है हमारे तापमापी यानी थर्मामीटर। ठीक है, यह एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जिससे ताप मापने का काम किया जाता है। और यह उपकरण कई प्रकार के होता है, जैसे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रूमर पैमाना आदि कई सारे पैमाने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सेल्सियस के बारे में जानेंगे। सेल्सियस क्या होता है? देखिए, सेल्सियस एक प्रकार का ताप मापने का यंत्र है। सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक बिंदु का मतलब है कि कोई वस्तु कितना डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू कर देता है, उससे उसका हिमांक कहते हैं। तो ठीक है ना। तो सेल्सियस में अगर देखा जाए तो किसी वस्तु का सेल्सियस में 0 डिग्री हिमांक होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका क्वथनांक यानी भाप बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस पे वो भाप में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भाप बिंदु बोलते हैं। तो भाप बिंदु सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। तो क्या होता है, जो हिमांक बिंदु और भाप बिंदु की जो रेंज होता है, उस रेंज को हम क्या करते हैं, 100 अलग अलग भाग में बांट देते हैं। 100 अलग, जैसे यहाँ पे हमारे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जो रेंज है उसको हम 100 भाग में बांट देते हैं। 100 भाग में बांटने के बाद हमारा जो एक भाग बचता है, वही एक भाग हमारा क्या होता है? सेल्सियस होता है। ठीक है, उसी को हम 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे फ़ारेनहाइट पैमाने पे। दूसरा पैमाना क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाना। हमने पहला पैमाना क्या पढ़ा? तो सेल्सियस पैमाना। दूसरा पैमाना हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। ठीक है, और इसका हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है तो उसका हिमांक बिंदु कहते हैं। तो कोई वस्तु अगर फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर लेते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। ठीक है, इसीलिए किसी वस्तु का फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा उसका भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखेंगे, सेल्सियस में हिमांक बिंदु कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे निकाला जाता है? तो क्या करते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का जो रेंज है, उस रेंज को हम क्या करते हैं, 180 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में? 180 भाग में बांट देते हैं। 180 भाग में बांटने पर जो एक भाग प्राप्त होता है, वही हमारा क्या है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोमर पैमाना। तीसरा पैमाना क्या है? रोमर पैमाना है। ठीक है, रोमर पैमाना का आविष्कार रोमर ने किया था। और रोमन पैमाना में हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर होता है। कितना होता है? 0 डिग्री रोमर होता है। और इसका भाप बिंदु यानी क्वथनांक पॉइंट जो होता है, जिसको हम वेपर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो भाप बिंदु जो है वो 80 डिग्री क्या होता है? रोमर होता है। रोमर पैमाना में हिमांक कितना डिग्री होता है? तो 0 डिग्री रोमर होता है, और भाप बिंदु 80 डिग्री रोमर होता है। ठीक है,
अब हम जानेंगे कि 1 डिग्री रोमर कितना को कहते हैं। तो क्या करते हैं कि हम 0 डिग्री रोमर से लेकर के 80 डिग्री रोमर के बीच का जो रेंज है उसमें हम 80 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 80 भाग में बांट देते हैं। तो 80 भाग में बांटने पर जो हमारे एक भाग बचेगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारा 1 डिग्री रोमर कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या पढ़ना है, चौथा पैमाना पढ़ना है। चौथा पैमाना क्या है, तो केल्विन पैमाना है। क्या है, केल्विन। किसी के वस्तु का ताप जो है हम केल्विन में भी मापते हैं। ठीक है। तो केल्विन पैमाना में हिमांक बिंदु जो होता है 273 डिग्री केल्विन होता है, और इसका भाप बिंदु कितना होता है 373 डिग्री। सॉरी, हम क्या करते हैं कि केल्विन पैमाना में हम डिग्री का यूज नहीं करते हैं, हमें मिस हो गया, मिस माइंड कभी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हिमांक बिंदु जो होता है केल्विन पैमाना में 273 केल्विन होता है, डिग्री हम कभी यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। केल्विन पैमाना में हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है, और भाप बिंदु कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि एक केल्विन कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, इसका जो हिमांक बिंदु और भाप बिंदु दोनों के बीच का जो रेंज होता है उस रेंज को हम 100 भाग में क्या करते हैं, 100 पार्ट में बांट देते हैं। 100 पार्ट में बांटने के बाद हमारा जो एक पार्ट जो आता है वही एक पार्ट हमारा 1 केल्विन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन, ये 4 टाइप के जो हमारा पैमाना है इन चारों के बीच के हम रिलेशन देखेंगे, क्या संबंध है। ये चारों के बीच जो है ना एक रिलेशन प्राप्त होता है, हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, उस समीकरण को देखेंगे। ठीक है। तो देखिए हम जितना भी हमने पैमाना पढ़ा है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन, ठीक है, सभी को एक रिलेट करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो एक सूत्र होता है C-0/100 इक्वल F-32/180 इक्वल R-0/80 इक्वल K-273/100। अब ये जानेंगे, ये तो हमने समीकरण तो पढ़ लिया, लेकिन ये कैसे बना, क्यों इतना ही वैल्यू लिया गया है। ठीक है। तो देखिए क्या इसका क्या मतलब रीज़न है, क्या एक सिस्टम है इस समीकरण को प्राप्त करने का, इस सिस्टम को हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं कि सेल्सियस पैमाना में हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या कर देंगे, C-0 कर देंगे, और हम क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस प्राप्त करने के लिए हम कितना से भाग करते थे, तो 100 से भाग करते थे, तो बटा 100 कर देंगे। ठीक है। बराबर फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो हमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त करने के लिए कितना से भाग करना पड़ता था, तो 180 से भाग करना पड़ता था। तो क्या कर देंगे, F-32/180 हो गया। ठीक है। बराबर अब हम रोमर पैमाना लेंगे। रोमर पैमाना में हिमांक बिंदु कितना होता था, 0 डिग्री होता था। 0 डिग्री होता था, हमें 1 रोमर प्राप्त करने के लिए, 1 डिग्री रोमर प्राप्त करने के लिए कितना से भाग करना पड़ता था, तो 80 से भाग करना पड़ता था। ठीक है। तो क्या कर देंगे, R-0/80 हो जाएगा। फिर हम केल्विन में आएंगे। केल्विन में हिमांक बिंदु कितना होता था, हिमांक बिंदु 273 केल्विन 273 होता था। ठीक है, 273। और हमें 1 केल्विन प्राप्त करने के लिए हमें कितना से भाग करना पड़ता था, तो 100 से भाग करना पड़ता था। इसीलिए हमारा एक रिलेशन प्राप्त होता है C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273/100। ठीक है। ये हमारा रिलेशन हम ये रिलेशन अगर हम याद रखते हैं तो हमें टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप मानते हैं सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट है, ठीक है ना, 4 पार्ट में कोई 2 पार्ट याद हो तो आप मान निकाल सकते हैं। जैसे में आप इतना भी लिख सकते हैं C-, अगर आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन सिर्फ जानना चाहते हैं तो क्या होगा, C-0/100
बराबर F माइनस 32/180, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ C माइनस 0 है तो 0 तो का कोई वैल्यू नहीं है तो 0 को हटा देंगे, ये हो जाएगा C/100 इक्वल F माइनस 32/180 है, इसको क्या कर देंगे, यानी इसको हम क्या कर देंगे 5 से काटेंगे, ठीक है ना। ये 5 से या 20 से काटेंगे, 20 25 100 हो गया। अब 20 छक 20 100 20 20 4 100 20 4 100 20 9 80 20 9 80 होता है। यानी ये सूत्र हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारे एक स्टैंडर्ड सूत्र प्राप्त होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन होता है उसका सूत्र क्या प्राप्त होता है तो C/5 बराबर F माइनस 32/9, इसी से हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक टेम्परेचर को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच हम एक रिलेशन दर्शा सकते हैं, एक संबंध दर्शा सकते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, अब हमें जानना है कि परम शून्य ताप क्या होता है, जिसको बोलते हैं अब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप। यानी परम शून्य ताप एक ऐसा ताप है, एक ऐसा छोटा से छोटा, यानी क्या कहते हैं, एक ऐसा न्यूनतम ताप है जिससे न्यूनतम कोई ताप हो ही नहीं सकता, उस ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। यानी सबसे न्यूनतम ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, याद रखेंगे, अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है। अधिक से अधिक ताप अनंत तक जा सकता है, लेकिन न्यूनतम ताप की सीमा होती है। न्यूनतम ताप की एक लिमिटेशन होता है कि इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो न्यूनतम ताप कितना है, तो वही न्यूनतम ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। जिसे सबसे न्यूनतम संभव जो ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसको और अब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहते हैं, एकदम प्योर शुद्ध वैल्यू, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कभी हम -273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं या कभी इतना भी बोलते हैं। तो इसी ताप को हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप, इसे हम याद रखेंगे। अब हम जानेंगे जो परम शून्य ताप और केल्विन के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 0 केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है, समझिए। -273 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है, हम याद रखेंगे इसे। और +273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब समझिए, यानी +273 केल्विन अगर लाते हैं तो वो ताप 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। यानी कितना छोटा ताप है, कितना न्यूनतम ताप है, ये हम जानेंगे, ठीक है। केल्विन में ताप को व्यक्त करते समय हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने पहले भी बता दिया था कि केल्विन में कभी भी हम ताप के रूप में, हम अगर केल्विन को ताप के रूप में हम अगर व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, या ताप को हम केल्विन के रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं तो कभी भी डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ जानेंगे एक पारा का कुछ गुण होता है। पारा आप लोगों ने देखा है ना, पारा जिस थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, तो पारा जो होता है वो क्या है, -39 डिग्री सेल्सियस ताप पर जम जाता है। अगर पारा को -39 डिग्री सेल्सियस ताप मिले तो वो जम जाएगा, ठीक है। इसका एक नेचर होता है, पारा कितना पर जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। एग्जाम में भी हमें पूछ सकता है कि पारा निम्नलिखित में से किस ताप पर जमता है, ठीक है। तो तीन अलग अलग ऑप्शन देंगे, एक सेम ऑप्शन देगा, तो क्या मारेंगे, -39 डिग्री सेल्सियस हम मारेंगे, ठीक। इससे अगर निम्न ताप होता है, अगर -39 डिग्री से अगर नीचा का ताप है, ठीक है, ताप को अगर मापना है तो क्या करते हैं, हम अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। यानी इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए हम अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक। अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल ये -115 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। कितना डिग्री ताप पर जमता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। याद रखेंगे, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है,
यानी जमनांक जिसको बोलते हैं, जिसको हिमांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल का हिमांक जो बिंदु होता है यानी वो -115 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है, बर्फ में बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे द्रव तापमापी, ठीक है ना। द्रव तापमापी को पारा तापमापी भी बोलते हैं, जिसको मरकरी थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर आप लोगों ने देखा भी होगा, प्राय इसका यूज होता है, ठीक है। इसको पारा तापमापी भी बोलते हैं, टेम्परेचर मापने के लिए, बुखार उखार भी मापा जाता है इसे। देखिए क्या है, तो जो द्रव तापमापी होता है या पारा तापमापी कहिए, इसके की रेंज होता है, यानी इसका जो ताप परास होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी यह जो तापमापी है -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +350 डिग्री सेल्सियस ताप को माप सकता है, ठीक। यहाँ ध्यान रखेंगे पारा तापमापी का जो आविष्कार है वो फ़ारेनहाइट ने ही किया था। फ़ारेनहाइट पैमाने का तो आविष्कार फ़ारेनहाइट ही ने किया, लेकिन पारा तापमापी का भी आविष्कार फ़ारेनहाइट ने ही किया है, ठीक है। गैस तापमापी जैसे में हाइड्रोजन गैस तापमापी होता है। हाइड्रोजन गैस जो तापमापी होता है यह 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। याद रखेंगे जो हाइड्रोजन गैस तापमापी है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को भी माप सकता है, उसमें इतना क्षमता होता है। उसके बाद है नाइट्रोजन गैस तापमापी। नाइट्रोजन जो गैस तापमापी है वो 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकता है। यानी समझ जाइए लगभग हाइड्रोजन गैस का जो पावर है उससे 3 गुना पावर क्षमता इसके पास है, नाइट्रोजन गैस तापमापी के पास है, ठीक है। तो इसे हम दिमाग में इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी यह भी क्या है, एक प्रकार का तापमापी है, ठीक है। इसका जो है टेम्परेचर जो रेंज होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +1200 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है ये उतना तक ताप को माप सकता है, इसमें उतना क्षमता होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ताप युग्म तापमापी, जिसको बोलते हैं इसको ताप युग्म तापमापी जो है इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। यानी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है उससे थोड़ा ज़्यादा क्षमता इसका है, ठीक। उसके बाद आता है पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी। पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी, देखिए इसका टोटल रेडिएशन जो है इसको बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण तापमापी को पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी को क्या बोलते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है। यह जो है बहुत उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम इस तापमापी का पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करते हैं। और उच्च तापमापी तो बहुत उच्च ताप तो है ही है, प्लस दूर के जो वस्तु है, ज़्यादा जो दूर की वस्तु है उस दूर के वस्तु के हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। जिसे सूरज का टेम्परेचर मापना हो तो सन का हम टेम्परेचर इससे माप सकते हैं कि सन का टेम्परेचर कितना है, एक रेडिएशन पे काम करता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका प्रयोग क्या होता है, तो दूर के वस्तुओं का ताप मापने में होता है, जैसे सूरज का ताप, ठीक है। इस तापमापी के द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस ऊंचे ताप को मापा जा सकता है। यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप को मापा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है तब इस तापमापी से हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि जिस वस्तु का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस कम होता है वह विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। क्या करता है, वह उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। और जिसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो वह उसमें विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो जो पदार्थ, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप उसका है तो तभी उसको हम जो है पूर्ण विकिरण तापमापी से हम माप सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, उसमें विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है।
ठीक है, इसे हम जानेंगे। यानी पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी का के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन यही है कि किसी भी वस्तु का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक, तो हम अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ जानेंगे हम पूर्ण विकिरण तापमापी जो है वो किस पर आधारित है। तो पूर्ण विकिरण तापमापी है जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन ने एक नियम दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था, एक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। उसी के सिद्धांत पर यह पूर्ण विकिरण तापमापी आधारित है। ठीक, अब हम जानेंगे स्टीफन का नियम क्या है। ठीक है, तो स्टीफन ने एक नियम दिया था। उस नियम के अनुसार किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा विकिरण की दर, मतलब उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा विकिरण की जो दर है वो वस्तु के पृष्ठीय परम ताप के चतुर्थ घात के अनुकरणपाती होता है। इसे हम फिर एक बार रिपीट करेंगे। स्टीफन का नियम क्या है? तो किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा विकिरण की जो दर है, रेट है, यानी दर है, वस्तु के पृष्ठीय परम ताप के चतुर्थ घात के अनुकरणपाती होता है। ठीक है, इसे हम एक इक्वेशन से समझेंगे। देखिए, कहने का अर्थ है कि हमारा मानते ही कि हमारा वस्तु है, एक वस्तु है, वस्तु दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर को हम T से यहाँ डिनोट किए हैं, T से, ठीक है, और इसका एरिया को A से डिनोट किए हैं, और यह जो है ई उसमें विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है, उसमें विकिरण को उत्सर्जित जो कर रहा है उसको हम ई से डिनोट किए हैं। ठीक है, अब इसको हम एक इक्वेशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है बोल रहा है कि यहाँ बता रहा है कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा, यानी टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल से ई ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना होगा? तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में हम इसके टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाला ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, हम E/A कर देंगे, E/A करेंगे, ठीक है ना। और यह उत्सर्जित जो ऊर्जा है किसके प्रोपोर्शनल है, किसके अनुक्रमपाती है? तो जो वस्तु के पृष्ठीय, यानी टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जितना वस्तु का जो टोटल क्षेत्रफल है, उस टोटल क्षेत्रफल का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की चतुर्थ घात के क्या होता है? अनुक्रमणपाती होता है। यानी इसका टोटल टेम्परेचर कितना है? T है, तो T के चतुर्थ घात के अनुक्रमपाती होता है, यानी T के पावर 4 करेंगे। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा को हम अगर स्मॉल e कहें तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल e प्रोपोर्शनल T के पावर 4, ऐसे इतना लिख सकते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम यहाँ पे क्या आता है, सिग्मा। प्रोपोर्शनल को जो हम हटाएंगे तो उसके बदले हम सिग्मा यूज करेंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं सिग्मा, ये जो दिया हुआ है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो ये सिग्मा इंटू T के पावर 4 कर देंगे, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू T के पावर 4। ये हमारा स्टीफन का नियम प्राप्त हुआ। इस स्टीफन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित हमें क्या है, एक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब तो कोई संकोच नहीं है, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता होगा स्टीफन का नियम क्या है, क्यों इतना होता है। और अब हमारा ये जो है भौतिक चैप्टर का जो तापमान लेक्चर है ये समाप्त हुआ। और आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि हमारे किसी भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप अधूरा देखते हैं तो अधूरा जानकारी होगी। कभी भी किसी वीडियो की खासियत तभी पहचान में होती है जब उसका हम शुरू से लास्ट तक उस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।